हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 8 अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट है। और आप ये देखेंगे यहाँ से जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट तो पूछा ही जाएगा। और आप लोग के लिए विशेष सूचना है कि जो इसका करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसके बाद शाम तक, और आपको कमेंट बॉक्स में भी पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब पता चलेगा आपको कि वीडियो कैसा था, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डे के साथ। आज जो है 8 अगस्त है। आज भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जा रहा है। इसे अगस्त क्रांति दिवस भी कहते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसी में ही गांधी जी द्वारा कहा गया था, करो या मरो, डू और डाई। यानी इसी आंदोलन को जो है बहुत अच्छे स्तर पर जाकर के विकसित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का यह 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके पहले सबसे बड़ा आंदोलन ये था जो एक मील का पत्थर साबित हुआ देश को आजाद कराने में। तो गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया। बाद में जितने भी कांग्रेस से जुड़े सभी कार्यकर्ता थे, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये आंदोलन जो है स्वतः फुलित जो है आंदोलन हो गया। बाद में जो है इसमें जनता खुद जो है भाग लेकर के बड़े स्तर पे अपना भूमिका निभाने लगी। तो इसीलिए कुछ स्तर तक यह आंदोलन उग्र भी हो गया था, क्योंकि यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या हिंसक था? तो हाँ, वहां आप कह सकते हैं कि ये हिंसक हो गया था कुछ स्तर तक। तो इम्पोर्टेंट डे के तौर पे इसको देखिएगा, कब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन के रूप में आप क्वेश्चन देखिए कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की पहली बैठक है। देखिए, पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? विकल्प में है फरीदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। तो सही उत्तर आपका रहेगा दिल्ली। दिल्ली में ये 5 अगस्त को यह बैठक हुआ विज्ञान भवन में। कहा हुआ? 5 अगस्त को दिल्ली में हुआ। और भारत जो है, भारत इसी में कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, और तीसरा और सबसे बड़ा अंडा और मछली उत्पादक है। तीसरा क्या है? अंडा और मछली उत्पादक है। और 5वां सबसे बड़ा मांस और मुर्गी उत्पादक है। 5वां मांस और मुर्गी। इसीलिए जो है दुग्ध में प्रथम स्थान पे है, अंडा और मछली में तीसरे स्थान पे है, मांस और मुर्गी में 5वें स्थान पे भारत है उत्पादक में। तो इसी में कहा गया कि खाद्य और पोषक के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए और पोषक के लिए इस पर जो है ध्यान दिया जा सकता है। और हम जानते हैं बैंकों का दुग्ध उत्पादन में, कोई भी चीज उत्पादन में बैंकों का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनको जो है लोन प्रोवाइड करने में, उनको सहायता देने में, ऋण देने में। इसलिए बैंकों के साथ ये समन्वय समिति पहला बार बैठक हुआ है। तो कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। जो भारत के सचिव थे डेयरी विभाग से संबंधित, उन्होंने इसका आयोजन कराया। ये देखिएगा दिल्ली में फर्स्ट हो रहा है, फर्स्ट सेंट्रल लेवल पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का। तो बैंक जान ही रहे हैं कितने महत्वपूर्ण होते हैं इसको आगे बढ़ाने में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोर्ट में तैयार किया गया है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो क्या सही है? आप बताइए। यह 2015 से लगातार मनाया जाता है। तो ये क्या यह सही है? फिर अगला देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन 1905 के याद में
राष्ट्रीय यात्रा दिवस के रूप में, सॉरी देखिए गलत हो गया, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा मतलब ये इसमें सही है, हथकरघा। तो सही उत्तर आपका कौन है, कमेंट करके बताइए। सही उत्तर आपका तीनों है। देखिएगा ये हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, एकदम सही कहा गया है, इसको हम आपको पढ़ाए भी थे। फिर यह 2015 से लगातार मनाया जाता है, ये भी एकदम सही है। स्वदेशी आंदोलन के याद में 1905 में जो है ये मनाया जाता है, वो 1905 जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसके याद में मनाया जाता है, ये भी सही कहा गया है, एकदम सही कहा गया है। जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, उसके याद में ये 2015 से लगातार मनाया जाता है। तो ये तीनों विकल्प सही है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है मिला करके। और इस वर्ष का इसका थीम है सस्टेनेबल हैंडलूम, सस्टेनेबल हैंडलूम, हैंडलूम वही हथकरघा, सतत हथकरघा टूवर्ड्स ये ग्रीन एंड प्रोस्पेरस फ्यूचर। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वर्ष का थीम भी कि सतत जो है हैंडलूम को उपयोग करना है, जिससे ग्रीन और समृद्ध जो है भविष्य हो। तो तीनों विकल्प अब आपका यहाँ तीनों ये सही है, ये तीन आपका यहाँ सवाल सही तैयार हो गया। अभी देखिएगा ये आपका ये सही थीम तैयार हो गया, इस वर्ष का थीम ये है। तो ये भी पूछा जाता है थीम इस वर्ष का क्या है, तो इसलिए जो है 4 यहाँ आपका क्वेश्चन अच्छा तैयार हो गया। ये देखिए नेशनल हैंडलूम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला बिमस्टेक देखिएगा, व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो पहला है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा व्यापार से संबंधित, अभी इसका जो कुछ और सम्मेलन होता तो सही होता, ये व्यापार से संबंधित शिखर सम्मेलन है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी बताते हैं क्यों। तो विकल्प में है कहाँ हुआ आयोजित हो रहा, नई दिल्ली में, कोलंबो में, ढाका में, काठमांडू में। तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है ये 6 से लेकर 8 अगस्त तक है, 6 से लेकर 8 अगस्त तक आयोजित हो रहा है। इसका जो है भारत के जो व्यापार मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इसका जो है इसमें भाग लिया और उन्होंने कहा बिमस्टेक को जो है फ्री ट्रेड करने में महत्वपूर्ण जो है रोल अदा कर सकता है और महत्वपूर्ण इस पे जो है कार्य करना चाहिए अच्छे स्तर पे जाकर के, क्योंकि अभी बिमस्टेक के जितने देश हैं उनमें जो है फ्री ट्रेड नहीं हो रहा है, मुक्त व्यापार की समझौता अभी क्योंकि नहीं हुआ है। और मुक्त व्यापार अगर समझौता हो जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, तो ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है भारत इसमें जो है सबसे बड़ा निर्यात करता है। अभी दिखाते हैं कौन कौन से देश हैं, इसलिए तो इसका उद्देश्य क्या है, बिमस्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो जितने भी देश हैं उनके बीच में जो है मजबूत व्यापार को बढ़ावा देना, मजबूत व्यापार और निवेश को, व्यापार एंड निवेश, इन्वेस्टमेंट, तो क्षेत्रीय सहयोग को इसी के माध्यम से बढ़ावा देना है। पीयूष गोयल इसमें जो है बहुत जोर दिए हैं कि मुक्त व्यापार समझौते पर तेजी से बातचीत किया जाए बिमस्टेक देशों के बीच। अब ये देखिएगा बिमस्टेक में कौन कौन से देश हैं, पहले तब आपको बताते हैं। बिमस्टेक में देखिएगा भारत है, नेपाल है, भूटान है, इसमें 7 देश हैं। नेपाल है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी जान ही रहे तख्ता पलट हो गया, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। तो ये 7 देश हैं। आप इसको जो है भूलिएगा मत, ये बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र से संबंधित जो इससे सटे हुए देश हैं, लगभग वही देश हैं। ये दोनों देश अलग हैं, थोड़ा सटे नहीं है, इससे बॉर्डर नहीं टच करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भारत देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा निश्चित रूप से, बहुत न्यूज में है। यहाँ बांग्लादेश में जो है अभी बांग्लादेश के कार्ड भी ये बहुत न्यूज, बांग्लादेश इसका सदस्य, इसके कार्ड से भी ये क्वेश्चन न्यूज में हो सकता है। तो श्रीलंका है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है। इसमें देखिएगा आप मैप में देखिएगा कि सबसे बड़ा निर्यातकर्ता या सबसे डेवलप्ड कंट्री इसमें कौन है, तो आप पाएंगे कौन है, भारत है।
भारत इसमें सबसे बड़ा निर्यात करता है। और अगर इस इतने सातों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ये भारत के लिए कितना फायदादायक होगा कि भारत जो है इन देशों में अपना जो है निर्यात कर पाएगा, जिससे भारत का निर्यात जो है बढ़ेगा और इनसे आपसे संबंध जो है बेहतर होगा आसपास पड़ोस वाले देशों से। तो इसलिए भारत की जो है अपेक्षा, भारत में जो है इसमें अच्छी अपेक्षाएं हैं भारत की। बिमस्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड कोऑपरेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिएगा मल्टी सेक्टोरल है ये, और टेक्निकल और इकोनॉमिक समन्वय इसमें है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता। 7 देश आपको बता दिए, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी 4 देश दे देगा और एक उसमें नहीं रहेगा कि पूछेगा बिमस्टेक का कौन सदस्य नहीं है। तो देख लीजिए, फिर से आपको बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसको याद कर लीजिए। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका। तो ये जो है किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है, इनेबल करता है एनवायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो है आर्थिक जो है विकास के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो ये मेन इसका उद्देश्य है, समन्वय, आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए। ये सब देख लीजिएगा इसके कार्य हैं। और इसको 1997 में गठित किया गया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन आया था, क्योंकि थाईलैंड इसका मेंबर है कि नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा। भूल गए, देख लीजिए, थाईलैंड इसका मेंबर है। तो थाईलैंड बैंकॉक में है, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में इसे गठित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, और जब पाकिस्तान जिस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होता, भारत वहां अपनी बातों को अच्छे से रख पाता, उतना तीव्रता से कोई विरोध भी नहीं करता है और भारत की बातें सुनी जाती है। लेकिन जहां पाकिस्तान इस संस्था का सदस्य होता है, वो भारत को जो है हमेशा विरोध करने में लगा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर आपका क्या है, बताइए। सही उत्तर आपका है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक को जो है दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का अध्यक्ष, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये देखिएगा कौन है, दिनेश कार्तिक है। ये न्यू एम्बेसडर है साउथ अफ्रीका 20 लीग के। तो किसे बनाया गया है? भारत के हैं, पूछा जा सकता है बड़े आसानी से, तो इसलिए जो है दिनेश कार्तिक को बनाया गया है। ये पूर्व क्रिकेटर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय पूर्व क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में इंडिया @100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक किसने लिखी, जिसका अनावरण, जिसका मतलब उद्घाटन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता पहले नंबर क्वेश्चन। ये देखिएगा इसका बुक का नाम, इंडिया @100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। तो कह रहा है कि ये इंडिया के 100 साल पूरा होने पर ये बुक लिखा गया है कि इंडिया का जब आजादी का 100 साल जो है होगा तब। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसलिए। तो कौन लिखा है? विकल्प में केवी सुब्रमणियन, सुमन बेरी, अमिताभ कांत, एनके सिंह। तो सही उत्तर आपका रहेगा केवी सुब्रमणियन। केवी सुब्रमणियन जो है इस बुक को लिखे हैं। ये कौन है? तो ये जो है पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं भारत का, और इन्होंने ये बुक लिखा है कि इन्होंने ये बुक इस परिप्रेक्ष्य में लिखा है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था 8% ग्रोथ रेट के साथ ऐसे बढ़ती रहेगी विकास दर के साथ, तो भारत 2047 तक $55 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का देश हो जाएगा। ट्रिलियन डॉलर। अभी भारत जो है $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था नहीं हो पाया है पूर्ण रूप से, और अगर इसी तरह से ग्रोथ रेट करता रहे तो जब भारत की आजादी का हम लोग 100वां वर्षगांठ मनाएंगे, कब? 2047 में, तब तक जो है भारत $55 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी हम लोग प्रॉपर $5 ट्रिलियन का भी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाए हैं। तो जब ऐसे अगर बढ़ता रहेगा तो ये 2047 में जब इंडिया का आजादी 100 वर्ष होगा तब कितना होगा? $55 ट्रिलियन हो सकता है, इन्होंने कहा है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया है, इसलिए।
और कौन लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता कि के बी सुब्रमण्यन इसको लिखे हैं। ये देख लीजिएगा, ये बुक का नाम है इंडिया एट द राइट हैंडेड इन बिजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस। तो इन्होंने लिखा है, यानी कल की आर्थिक महाशक्ति की कल्पना ये कर रहे हैं कि भारत कैसे आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। फिर अगला देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में ये देखिएगा, समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन होगा। तो इम्पोर्टेंट इसका डिसीजन हुआ है। देखिए विकल्प में है पीवी सिंधु, मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले, नीरज चोपड़ा। तो सही उत्तर आपका रहेगा मनु भाकर। मनु भाकर को जो है फ्लैग बियरर बनाया गया है समापन समारोह में। कब है समापन समारोह? ये 11 अगस्त को समाप्त होगा पेरिस ओलंपिक। भारत अभी जो है 3 मेडल पाया है। कौन कौन है उस मेडल में कौन कौन है उस मेडल में, आप इसको बताइए कमेंट करके, क्योंकि पढ़ाया जा चुका है, आपको बताया जा चुका है। तो ये है कौन? मनु भाकर। इन्होंने 2 कांस्य पदक अब की बार जीता है। ये जो है निशानेबाजी में पहली ऐसी महिला बनी है जो ओलंपिक में पदक जीती हैं। भारत की पहली ऐसी महिला बनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में गुजरात के गिफ्ट सिटी, अब आप लोग कमेंट करिएगा गिफ्ट सिटी किसे कहते हैं। गुजरात के गिफ्ट सिटी में डेकिन विश्वविद्यालय ने अपना कैंपस स्थापित किया है। यह किस देश का विश्वविद्यालय है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ये, क्योंकि जो है भारत में अपना कोई विश्वविद्यालय कैंपस खोला। ये क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम में पूछा गया। अगर कोई विश्वविद्यालय अगर यहाँ भारत में अपना कैंपस खोल रहा है तो निश्चित रूप से एग्जामिनर का ध्यान वहां जाता है और वहां से क्वेश्चन उठता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ से पूछा गया है। तो ये कहाँ का है, कहाँ का है ये यूनिवर्सिटी, आप बताइए। डेकिन यूनिवर्सिटी, ये ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। इन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी किसे कहते हैं आप बताइए। गिफ्ट सिटी नहीं बता रहे हैं तो हम बता रहे हैं गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में इसको खोलने के लिए स्थापित किया। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसको ऐसे लिखा जाता है GIFT, गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो गिफ्ट सिटी किसे कहते हैं? गांधीनगर को। तो कहाँ ये गांधीनगर में स्थापित हुआ है गिफ्ट सिटी में? कहाँ का विश्वविद्यालय है? ऑस्ट्रेलिया का। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पिछली बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और ये देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में 8 जो है राज्य और केंद्र शासित मिलाकर के 8 राज्य हैं। देखिएगा इसमें देख लीजिए, आपका कभी कभी पूछा जाता है। यह है ऑस्ट्रेलिया के राज्य। इसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, एक क्वींसलैंड। यहाँ आप देखेंगे तो क्या है आप बताइए। 2500 किलोमीटर में लगभग दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ, सबसे लंबा यही है क्वींसलैंड के तट पर। और ये देखिएगा साउथ ऑस्ट्रेलिया का ये राज्य है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स एक राज्य है। और उसके बाद ये देखिएगा ये यूनियन टेरिटरी है, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल का टेरिटरी जिसे कहते हैं, जहाँ राजधानी इसका है कैनबरा। और विक्टोरिया एक है, एक तस्मानिया है। तो ये इससे राज्य हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोग कई बार न्यूज में सुने होते हैं कि सिडनी में मैच हो रहा है, देखिए पर्थ में हो रहा है, ब्रिस्बेन। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ना कि सिडनी और कोई और लगा दीजिए कभी आए तो। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो विकल्प में है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। और विकल्प में है फिर अगला रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो कौन सा सही है आपका? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है 500 सूची में पहले, भारत का जो है रैंक में पहले स्थान पे है। ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है 86 स्थान पे है। भारत में जो है, भारत का ये पहला है, पहले स्थान पे, लेकिन ओवरऑल 500 में ये जो है 86वें स्थान पे है।
इसमें तो जो 500 सूची में भारत के 9 कंपनी शामिल किए गए हैं, 9 कंपनी, यानी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत के केवल 9 कंपनी शामिल है, जिसमें सबसे जो है पहला स्थान 86वां स्थान रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का है, मानी भारत का पहला ये रैंक है। और उसके बाद इसमें देखिएगा लगातार 11 वर्षों से वॉलमार्ट एक कंपनी है अमेरिका की, ये लगातार 11वें वर्ष है वॉलमार्ट प्रथम स्थान पे इस सूची में स्थान बनाया है। और दूसरे स्थान पर देखेंगे, पहले स्थान पे कौन हो गया, वॉलमार्ट, और दूसरे स्थान पे ही अमेरिका की कंपनी है अमेजन, उन्होंने ये इस कंपनी ने दूसरा स्थान इसमें प्राप्त किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अभी कई कारणों से न्यूज में है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विकल्प में है नई दिल्ली, गुरुग्राम, सूरत, गाजियाबाद। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। ये जो है महिलाओं के जो खिलाफ साइबर अपराध होते हैं, आप जानते हैं महिलाएं जो है कितना जो है वल्नरेबल है, कितना सुवेद्य है साइबर अपराध से। सबसे ज्यादा अगर कोई टारगेट हो रहा है इस डिजिटल दुनिया में तो महिलाएं टारगेट हो रही हैं, बच्चियां टारगेट हो रही हैं। तो इन्होंने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से लड़ने के लिए नई दिल्ली में इस तरह का आयोजन किया है। माने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है, डिजिटल शक्ति केंद्र, जिसमें जो है डिजिटली सशक्त बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। तो साइबर अपराध से जो है लड़ने के लिए महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं, ये देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी अध्यक्ष थी। अभी एक क्वेश्चन इससे और पढ़ लीजिए तब आपको इसके बारे में बताते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष पद से कौन इस्तीफा दे दिया, आप बताइएगा। रेखा शर्मा, अरुंधति राय, स्मृति ईरानी, प्रीति सूदन। तो सही उत्तर आपका रहेगा रेखा शर्मा। रेखा शर्मा ने अपने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, 9 वर्ष के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है। तो कौन दिया है? रेखा शर्मा। अब 2018 से ये लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी और इनका जो है कार्यकाल बढ़ाया जाता था, लेकिन अब की बार ये रेखा शर्मा अपना इस्तीफा दे दी हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये थी रेखा शर्मा। आप देख लीजिए इनको, ये है रेखा शर्मा, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। रेखा शर्मा ने क्या करे? इस्तीफा दे दिया। और अब ये राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है 1909 में संसद ने एक अधिनियम पास किया था। कब? 1990 में। लेकिन इसको जो है 31 जनवरी 1992 को ये स्थापित किया गया था। कैसा एक संस्था है? एक सांविधिक संस्था है। अब यहाँ आप देखिएगा सांविधिक का थोड़ा अर्थ देख लीजिएगा। सांविधिक संस्था है, सांविधिक को इंग्लिश में कहते हैं स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुरी। तो एक ऐसा संस्था है सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सांविधिक संस्था किसे कहते हैं? जिसे संसद में जो है कानून बना करके, अधिनियम ला करके लाया जाता है, तो ये सांविधिक संस्था होता है। ये जो है सांविधिक संस्था है। 1990 में अधिनियम आया था, लेकिन 92 में ये बना था 31 जनवरी को, तब से ये जो है स्थापित है। और वही संवैधानिक संस्था होता है जो संविधान के अनुच्छेद में संशोधन करके लाया जाता है, संविधान के तो इसमें जो है जैसे यूपीएससी हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, उसको भी अब संवैधानिक दर्जा मिल गया है। तो इस तरह के जो संस्था होते हैं जो संविधान में जिनका वर्णन होता है, जिसका अनुच्छेद किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में संशोधन करके या नया अनुच्छेद जोड़ करके बनाया जाता है, तो संवैधानिक संस्था होते हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। हाँ, इसे कानून द्वारा मान्यता दी गई है, संसद में पास किया गया है, लेकिन संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। तो और इसका एक क्वेश्चन ये है कि इसके पहली महिला अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी कब आया था, ये कब बना था, ये भी पूछा है। 1992 में इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? तो ये जयंती पटनायक। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। ये 1992 से 95 तक
1995 तक ये बनी थी। तो पहली महिला अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन थी? महिला नहीं, पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक इसकी अध्यक्ष थी। ये महिला ही इसके अध्यक्ष होती हैं। और वर्तमान में इसका देखेंगे रेखा शर्मा, आपको बता दिए रेखा शर्मा ने इस पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। अब नया अध्यक्ष अभी तक घोषणा नहीं हुआ, देखिए कौन बनता है, कवर किया जाएगा आपको ये भी जब नया अध्यक्ष बनेंगे। ये जो है यह आयोग जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। यानी या तो कोई शिकायत करेगा तब ये कार्य करता है या स्वतः ही संज्ञान ले सकती है। आप देखे होंगे जो बंगाल में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले ही गई थी, बहुत न्यूज में थी, बहुत उसमें विरोध भी हुआ था जब वहां कुछ रेप से संबंधित घटनाएं हुई थी, तो वहां ये गई थी। जबकि मणिपुर में जब हुआ था तब ये नहीं वहां गई थी। तो इसलिए जो है इनका बहुत विरोध हुआ था कि मणिपुर में नहीं गई, और जो है बंगाल में जब कुछ घटनाएं हुई, छोटी छोटी घटनाएं, तो वहां ये गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम भार वर्ग में बाहर किया गया है, यानी इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो विकल्प में 50 किलोग्राम, 53 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। तो ये जो है 50 किलोग्राम भार वर्ग में अब की बार कुश्ती लड़ रहे थे, लेकिन इनका वेट जो है 1900 ग्राम, 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये फाइनल में पहुंच गई थी, देखिए फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन बेचारी को बाहर कर दिया। ये पूरे देश के लिए दुख का घड़ी है, पूरे देश के लिए जो है दुर्भाग्य का क्षण है, क्योंकि जो है फाइनल में पहुंच करके और वहां से बाहर हो जाना, ये कितना बड़ा जो ये इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा ये आप सोचिएगा। पूरा देश जो है तो गम में डूबा है, और इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा ये देखिए। ये जो है 2016 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, 2016 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजी गई हैं, और एशियाई खेलों में ये स्वर्ण पदक ला चुकी हैं, एशियाई खेलों में। और पेरिस ओलंपिक में ये जो है 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही है, लेकिन इसके पहले ये 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेला करते थे, 53 किलोग्राम, लेकिन अब की बार ये 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रहे थे। इनका वेट जो है लगभग 2 किलोग्राम से ही ज्यादा, कुछ कहेंगे 2 किलोग्राम से कुछ ज्यादा वेट ज्यादा हो गया था। इन्होंने रात भर पूरा प्रैक्टिस किया है, पूरा रात जो है एक्सरसाइज की, दौड़ी, लेकिन उनका वेट तब भी, बाल कटवा ली अपना, पूरा शरीर से कुछ ब्लड निकलवा ली, यही न्यूज में है। इसके कारण भी जो है अपना 100 ग्राम वेट जो है कम नहीं कर पाई, यानी 100 ग्राम वेट इनका ज्यादा रहा, भार ज्यादा रहा, इसके कारण से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पहले इनका अगर ये डिस्क्वालीफाई ना हुई होती, अगर फाइनल में जाकर के हार भी गए होती, तो इन्हें सिल्वर मेडल पक्का था कि सिल्वर पा जाते, क्योंकि सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गए थे। दुनिया के टॉप जो है कुश्ती लड़ने वाली खिलाड़ी है, उनको जो है पराजित किया था, जो पूरे भविष्य में अपने कभी जो है कुश्ती हारी नहीं थे, उनको जो इन्होंने पटकनी दी थी। तो लेकिन बेचारी का साथ नहीं हो पाया, कि इनका जो है दुर्भाग्य रहा कि इन्होंने जो है गोल्ड मेडल नहीं पाया। और गोल्ड मेडल क्या कहेंगे, ये कोई भी मेडल अब जो है नहीं पाएंगे। अभी तक यही सूचना है कि इनको जो है पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अगर ये जीती ना होती, सेमीफाइनल क्वालिफाई की थी, तो इन्हें सिल्वर मिल जाता, लेकिन इन्हें जो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इसलिए जो है ये नहीं कोई मेडल नहीं पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दिए पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बाद कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, शाम तक कर दिया जाएगा। आप वहां से जाकर के इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक कर लीजिए, वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, और आप लोग के लिए नया नया कंटेंट, नया नया मैटर तैयार करते रहे, और आप लोग को डिलीवर करते रहे। तो धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।